दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति की वृद्धि। कोशिका भित्ति की वृद्धि कैसे होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिका की संरचना कैसे होती है या कोशिका की जो सूक्ष्म संरचना वो कैसे होती है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जब दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका भित्ति बनती है तो सबसे पहले मिडिल लेमिला बनती है। इस मिडिल लेमिला के दोनों तरफ है वो प्राथमिक भित्ति बनती है और प्राथमिक भित्ति बनने के पश्चात प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। और द्वितीयक भित्ति का मैंने पढ़ा था कि 3 स्तर होते हैं इसके, S1, S2 और S3। तो इसमें प्राथमिक भित्ति सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और कुछ अन्य पदार्थों की बनी हुई है। तो ये किस तरह से इनका जमाव होता है, इनकी वृद्धि, इस कोशिका भित्ति की वृद्धि आखिर किस प्रकार से होती है या कौन कौन सी प्रक्रियाएं या विधियां हैं इसके द्वारा पादपों में जो कोशिका भित्ति बनती है उसकी वृद्धि या ग्रोथ होती है। तो मुख्य रूप से अपन इसके अंदर पढ़ते हैं तो इसमें 2 प्रकार की जो विधियां हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो कोशिका भित्ति की वृद्धि को अपन देखेंगे। तो कोशिका भित्ति की वृद्धि, कोशिका भित्ति की वृद्धि 2 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। तो इसमें वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है पहली विधि, देखिए कणाधान। कणाधान विधि नाम से स्पष्ट है, कणों के रूप में, यानी इसमें जो पदार्थ का जमाव होगा या निक्षेपण होगा वो कणों के रूप में किया जाएगा। इसको बोलते हैं इंटू ससेप्शंस। तो इस विधि में क्या होता है कि जो पदार्थों का जमाव है या निक्षेपण है वो जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है कणों के रूप में होता है, कणों के रूप में होता है। जैसे कि अपने स्प्रे, किसी पेंट का स्प्रे करते हैं तो उसके जो कण है वो जमते जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें कणों का जमाव होता रहता है। इस कारण इसे सेल वॉल का स्प्रे पेंट भी कहा जाता है। ये जो विधि है ना कणादान, इसको हम कहते हैं स्प्रे पेंट भी कहते हैं। जिस तरह से एक स्प्रे होता है और उसके कण जमते रहते हैं तो उसी तरह से कणादान विधि में कणों का निक्षेपण द्वारा भित्ति का निर्माण या भित्ति की वृद्धि की जाती है। प्राथमिक भित्ति पर इसकी एक विशेषता है कि प्राथमिक भित्ति पर जो तंतु होते हैं सेलुलोज के बने हुए मुख्य रूप से, उनके बीच बीच में जो नए पदार्थ जमते हैं वो कणाधान विधि से जमते हैं। हम जानते हैं कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज के क्रॉस बंध में हेमिसेलुलोज पाया जाता है, एक जेली एजेंट पेक्टिन होता है। फिर भी इसके अंदर जैसे कई तरह के प्रोटीन है या वसाएं हैं या कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट है या कुछ अन्य खनिज लवण है तो वो इसके अंदर जमते रहते हैं। तो प्राथमिक भित्ति में सेलुलोज के तंतुओं के बीच में जो भी पदार्थ जमते हैं उनका जो जमाव है या निक्षेपण वो मुख्यतः कणादान विधि से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक भित्ति पर या प्राथमिक भित्ति का निर्माण मुख्यतः कणाधान विधि से होता है, कणाधान विधि से होता है। तो ये इसका एक सार है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्तरों के रूप में जमते हैं, तब उनको हम कहेंगे स्तराधान, इसको कहते हैं अपोजिशन। तो इसमें जैसे नाम से स्पष्ट है स्तरों, परतों या स्तरों के रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है या जमाव होता है। तो पदार्थों का निक्षेपण जब निक्षेपण या जमाव स्तरों के रूप में होता है, स्तरों के रूप में, स्तरों के रूप में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्तरादान कहते हैं। जो द्वितीयक भित्ति बनती है,
द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है, सेकेंडरी वाल जो बनती है उसकी जो वृद्धि होती है उसमें जो पदार्थ जमते हैं, लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन या मोम या गोंद या अन्य खनिज लवण जो जमते हैं प्राथमिक भित्ति के ऊपर, द्वितीयक भित्ति बनती है। द्वितीयक भित्ति में जितने भी पदार्थों का निक्षेपण होता है वो स्तराधान विधि से होता है, अपोजिशन विधि से होता है, से यानी कोशिका भित्ति की वृद्धि स्तराधान विधि से होती है। तो हम कहें इसमें जो कण बनते हैं ना वो स्तराधान से बनते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ कण है वो कणाधान विधि से भी बनते हैं। तो मुख्यतः जो द्वितीयक भित्ति होती है उसमें स्तराधान तो है ही है, तो इसके साथ साथ कणाधान विधि भी होती है। तो द्वितीयक भित्ति कणाधान व स्तराधान दोनों से ही बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक भित्ति का निर्माण तो मुख्यतः कणाधान विधि से होगा। स्तराधान विधि से प्राथमिक भित्ति नहीं बनेगी, स्तराधान विधि पाई जाएगी द्वितीय कोशिका भित्ति में। इसके साथ ही इसमें पदार्थों का जमाव कणों के रूप में भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भित्ति का निर्माण कणाधान और स्तराधान दोनों विधियों से किया जाता है। तो ये थी हमारी कोशिका की वृद्धि या कोशिका पर जो नए पदार्थ जमते हैं उसका जमाव किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कोशिका भित्ति का स्थूलन। तो कोशिका भित्ति का स्थूलन किस तरह से होता है? तो स्थूलन का मतलब होता है कि जो प्राथमिक भित्ति पर नए पदार्थ जम रहे हैं वो किस प्रकार से जम रहे हैं या उनकी किस प्रकार की संरचना है। तो कोशिका भित्ति का स्थूलन है, ये अपना एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, यानी किस तरह से सेल वॉल पर पदार्थों का स्थूलन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक जो भित्ति है, प्राथमिक भित्ति पर द्वितीयक भित्ति बनती है, द्वितीयक भित्ति बनती है। अब जो द्वितीयक भित्ति बनेगी इस प्रक्रिया में क्या होगा? इस प्रक्रिया में स्थूलन होता है, स्थूलन होता है। अब ये जो स्थूलन है ये अलग अलग रूपों में होगा, इसके अलग अलग स्वरूप होंगे जो इस बात पर निर्भर करते हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो बहुत सारे हैं, सुबेरिन, मोम और गोंद, टेनिन, बहुत सारे पदार्थ हैं। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो किन किन स्थानों पर जमेंगे, किन किन स्थानों पर जमते हैं। अब ये जो स्थूलन होता है वो कौन कौन से पदार्थों द्वारा होता है? तो स्थूलन में देखिए इसमें सुबेरिन है, लिग्निन है, कुछ जगह सेल्यूलोज भी जमता है, सेल्यूलोज के फाइबर्स सेल्यूलोज भी जमता है। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज। खनिज लवण होते हैं बहुत सारे, उनका भी जमाव होता है। तो इनके जमने से क्या होता है कि कोशिका भित्ति का स्थूलन होता है। तो हम इनको एक एक को लेके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिग्निन का स्थूलन। बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, एक बहुलक है, लिग्निन का स्थूलन। ये जो लिग्निन है एक लिग्निन जो है, लिग्निन ये एक एल्कोहलिक पॉलीमर है, एल्कोहलिक, जिसमें एल्कोहल समूह होता है, इस तरह का एक पॉलीमर होता है ये, जो कि कैसे बनता है? ये सेल्यूलोज व अन्य जो कार्बोहाइड्रेट है उनके विघटन से बनता है, उनके विघटन से इसका निर्माण होता है। तो द्वितीयक भित्ति पर जो सेकेंडरी वाल है, द्वितीयक भित्ति पर प्राय लिग्निन का जमाव होता है। मुख्य रूप से ये
मुख्य रूप से जमाव होता है। प्राथमिक भित्ति पर देखो, प्राथमिक भित्ति पर कोई जमाव नहीं है, इसलिए प्राथमिक भित्ति पूरी तरह से पारगम्य होगी। द्वितीयक भित्ति में लिग्निन का जमाव हो गया, और ये लिग्निन क्या होता है कि ये जब जम जाता है तो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, वो सेल है वो कठोर मजबूत हो जाती है। तो जो ये लिग्निन का जमाव होता है जिसके कारण जो भित्ति है वो कठोर मजबूत हो जाती है। लिग्निन से क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि लिग्निन के कारण जो प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म, वो नष्ट हो जाता है और सेल क्या हो जाएगी, मृत हो जाती है। प्रोटोप्लास्ट अगर नष्ट हो गया तो सेल भी मृत हो जाती है। तो जब किसी भी कोशिका में अगर लिग्निन का जमाव होता है तो वो कोशिका नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें लिग्निन बढ़ जाएगा, और लिग्निन के कारण वो कोशिका उसमें लचीलापन या उसका जो सजीवता है का लक्षण है वो ख़त्म हो जाएगा और वो मजबूत और दृढ़ हो जाएगी। तो लिग्निन के जो जमाव होता है, लिग्निन के निक्षेपण की क्रिया को लिग्निन भवन या काष्ठभवन कहते हैं। काष्ठभवन, जिन कोशिकाओं में लिग्निन का जमा होता है उस प्रक्रिया को लिग्निनी भवन या काष्ठभवन कहते हैं, या लिग्निफिकेशन भी इसको कहा जाता है। अब लिग्निन में हुआ क्या कि लिग्निन के जमाव से हमने ये पढ़ा कि अगर कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव हो गया, लिग्निन के निक्षेपण से सेल है वो मृत हो जाती है, ये एक ध्यान रखने की बात है। अब ऐसी सेल जैसे दृढ़ोत की सेल है, दृढ़ोत की सेल मृत होती है क्योंकि इनके अंदर लिग्निन भरा हुआ होता है, लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है। जितनी भी वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ हैं जिनको अपन ट्रेकिड्स व वेसल्स बोलते हैं, जाइलम की ये सेल्स हैं, जाइलम की कोशिकाएँ, जाइलम उत्तक की कोशिकाएँ, ये भी मृत होती है क्योंकि इनमें भी लिग्निन का जमाव या निक्षेपण हो जाता है। अब जो हमारी कोशिका भित्ति है उस पर जो लिग्निन है, लिग्निन का जमाव वो निम्न प्रकार होता है। किस तरह से इसका जमाव होता है, क्या पूरी कोशिका ऊपर जमा होता है या कोई विशेष आकृति में जमा होता है, तो इसको अपन लेके पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस लिग्निन का जमा होता है वलय के रूप में, जिसको अपन कहते हैं वलयाकार, या इसको कहते हैं एक छल्ले बन जाते हैं, छल्लेदार, इसको कहते हैं एनुलर। तो इस तरह से ये होता क्या है कि जैसे ये एक जाइलम की वाहिकाएँ या वाहिनिकाएँ हैं तो उसके अंदर छल्लों के रूप में, इस तरह से छल्लों के रूप में इसका जमाव हो जाता है। तो ये वलय हो गए या छल्ले हो गए, तो छल्लों के रूप में इस तरह का जमाव इसमें पाया जाता है जगह जगह, तो इसे हम कहते हैं वलयाकार या छल्लेदार। तो इसका जमाव किसके रूप में है, वलय या छल्ले के रूप में। इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो ये हमारा एक एग्जाम्पल इसका जो प्रोटोजाइलम है, जो सबसे पहला जाइलम बनता है प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में जिसको हम कहेंगे ट्रेकिड्स व वेसल्स। प्रोटोजाइलम की ट्रेकिड्स और वेसल्स के अंदर ऐसा पाया जाता है। दूसरा अगर अपन देखें तो एक सर्पिल आकृति का जमाव और होता है, जिसको अपन कहते हैं सर्पिलाकार है, स्पाइरल। तो इसमें नाम से स्पष्ट है, इसमें सर्पिल रूप से नीचे से ऊपर की ओर इसका जमाव होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है तो उसके अंदर इस तरह से सर्पिलाकार आकृति में इसका जमाव होता है। तो ये जो सर्पिल आकृति हुई
इस कारण इसके जमाव को अपन कहते हैं सर्पिल या सर्पिलाकार। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो भी सेम ऊपर वाला रहेगा कि प्रोटोजाइलम की जो वाहिनिकाएँ वह वाहिकाओं में ऐसा देखने को मिलता है, उनमें भी सर्पिलाकार भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अगर इसका जमा हुए किसी जाल के रूप में रहे, जालिकावत या रेटिकुलर कहें इसको, रेटिकुलर। तो रेटिकुलर में क्या होता है कि जो जालीदार व्यवस्था में इसका जमाव हो जाता है लिग्निन का। जैसे ये एक सेल है तो उसके अंदर इस तरह से इसका एक जाल सा बन जाएगा, इस तरह से इसका जमाव का एक जालीदार व्यवस्था रहेगी। इस को बोलेंगे अपन जालीदार व्यवस्था। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है जो मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम होता है। तो मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में, ये मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं और वाहिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात की, कई बार ये होता है कि ये सीडी की तरह आकृति में जमा होता है इसका, तब इसको अपन कहते हैं सीडी नुमा, या इसको बोलते हैं स्क्लेरिफिकेशन। नाम से जो सीडी के जो डंडे होते हैं, सीडी के डंडों की तरह इसका जमाव हो जाता है। तो सीडी के डंडों की तरह मतलब जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसमें इस तरह से इसका, जैसे ये सेल है तो इसमें सीडी के जो डंडे होते हैं, जैसे ये एक सीडी का डंडा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरह से सीडी के डंडों के रूप में इसका सीडी नुमा इसका जमा हो जाता है। और ऐसा देखने को मिलता है मेटाजाइलम की, जैसे उपरोक्त उदाहरण ऊपर वाला मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में ऐसा देखने को मिलता है, मेटाजाइलम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि कुछ जगह पर गरत के रूप में, गरत में जिसको बोलेंगे अपन पिटेड, गरत के रूप में, खड्डों के रूप में इसका जमाव रहता है, गरत के रूप में। जैसे ये कोई सेल है तो यहाँ पर इस तरह से खड्डों के रूप में इसका खड्डे बन, जगह जगह इस तरह से खड्डे बन जाते हैं। तो खड्डों के रूप में या गरत के रूप में इसका जमाव रहता है। तो इसका भी, ये भी देखने को मिलते हैं मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं व वाहिकाओं में। जो ट्रेकिड्स और वेसल्स है उसके अंदर ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कई बार इसका जमा होता है बिल्कुल एक सभी स्थानों पर समान मोटाई से, जिसको अपन सपाट बोलेंगे, सपाट या यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो एक समान मोटाई का स्थूलन होता है, तब हम क्या कह देंगे, जैसे कोई सेल है तो उसमें बिल्कुल एक समान मोटाई का स्थूलन पाया जाता है, तो हम उसे कह देंगे सपाट या यूनिफॉर्म लिग्निन का निक्षेपण। तो हम ऊपर से अगर इनको देखें तो ये जो ऊपर वाले हैं सर्पिल और वलयाकार, ये जो दो है सर्पिल और वलयाकार, ये दो तो मिलते हैं हमें प्रोटोजाइलम में। उदाहरण ए और एस दोनों। और जो जालिकावत है, इसके अलावा जो सीडी नुमा है और गरतमय है, ये जो तीनों है ये पाए जाते हैं मेटाजाइलम में। तो ये अपन को ध्यान रखना है, प्रोटोजाइलम ऊपर वाले वलयाकार और सर्पिलाकार, और मेटाजाइलम में जालिकावत, सीडी नुमा और गरतमय लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। अब ये जो लास्ट मैंने पढ़ा कि गर्तें जो बन रही है, ये गर्तें किस प्रकार से बनती है, इसका अपन एक अलग वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, ये तो लिग्निन का जमाव था। अब लिग्निन के बाद में जो मुख्य पदार्थ आता है वो है क्यूटीन का निक्षेपण। जो क्यूटीन का निक्षेपण ले लेते हैं अपन सेकंड नंबर पर। क्यूटीन
का स्थूलन। तो क्यूटीन के निक्षेपण को क्यूटीनी भवन कहते हैं। क्यूटीनी भवन, ये इसको कहते हैं क्यूटीनाइजेशन। क्यूटीन के निक्षेपण जमाव को क्या कहते हैं? क्यूटीनी भवन या क्यूटीनाइजेशन। क्यूटीन एक बताया कि एक फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है। तो वसीय प्रकृति का ये पदार्थ होता है सुबेरिन की तरह। तो क्यूटीन का स्थूलन है पादप के जो वायवीय भाग होते हैं भागों में पाया जाता है। जो इसके वायवीय पार्ट होते हैं, हवा के संपर्क में जो पार्ट होते हैं, उसमें क्यूटीन का निक्षेपण पाया जाता है। ये एक याद रखने वाली बात है। जैसे हम उदाहरण लें कि जैसे तना है या जो पत्तियां है, उस पर क्यूटीन की परत पाई जाती है। क्यूटीन की परत क्या करती है? ये वसीय प्रकृति का है, वसीय प्रकृति का पदार्थ है, इसलिए ये पानी के लिए अपारगम्य होगा। तो पानी जो होगा यानी वाष्पोत्सर्जन को बहुत कम से कम होने देगा। तो ये पानी के लिए अपारगम्य होता है। और मोम जैसा वैक्स जो होता है ना, मोम जैसा पदार्थ है, ये पदार्थ है। तो जैसे कोई पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर मोम जैसा पदार्थ जमा रहता है, ये क्यूटीन का आवरण चिकना, जिससे ये पत्ती है वो बहुत हमें स्मूथ और चिकनी दिखाई देती है। तो ये पानी के लिए अपारगम्य है, तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होने देगी और पानी को भी पत्तियों से बाहर नहीं आने देगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो क्यूटीन का जमा हुआ वो फलों में, पत्तियों में, तनों पर पाया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मरुस्थल में मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, उनमें ये आवरण है वो वाष्प उत्सर्जन को कम करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अब ये जो क्यूटीन का जमा हुआ, जो क्यूटीन है के जमाव से जो एक परत बनी, क्यूटीन के जमाव से परत बनती है, जिसे क्यूटिकल आवरण भी कहते हैं। तो जो ये क्यूटिकल आवरण है, ये क्यूटीन से बना हुआ है। हम कहते हैं कि उस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, तो वो एक क्यूटीन से बना हुआ आवरण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो स्थलीय पौधे होते हैं, उनकी जो हम जैसे उदाहरण दे रहे थे कि फल और पत्तियों पर क्यूटीन का जमाव था। क्यूटीन के आवरण के कारण, आवरण या जो क्यूटीन का आवरण है, हमने कहा कि वो पानी के लिए अपारगम्य होता है। तो कई बार कुछ जो पौधे होते हैं, उनके फलों और पत्तियों पर जो क्यूटीन का आवरण है, क्यूटीन के आवरण के बाहर ऊपर सफ़ेद मोम जैसे पदार्थ का आवरण होता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है। ये ब्लूम भी है, जो बिल्कुल सफ़ेद मोम की तरह होता है। और ये इससे क्या होता है कि जो ये ब्लूम है, ये एक तो इससे पानी रुकता नहीं है, तो ये फल आदि पर पाया जाता है। जैसे सेब का फल है, तो सेब के फल को, या अपने गन्ने को देखें, गन्ने के तने को देखें, तो या अंगूर को देखते हैं, तो इन पर अपन देखते हैं कि सफ़ेद मोम जैसा आवरण पाया जाता है। अगर थोड़े से अपन इसको खुरचें, तो ये सफ़ेद मोम जैसा आवरण है वो निकलता है। तो ये एक प्राकृतिक है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जबकि आजकल कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जिनके द्वारा इस तरह का आवरण कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्लूम है, ये भी कुछ फलों और तनों पर पाया
जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब मैं सुबेरिन का स्थूलन। सुबेरिन का स्थूलन। तो सुबेरिन के जमाव को सुबेरिनी भवन या सुबेरिनाइजेशन कहते हैं। ये भी वसीय पदार्थ होता है। वसीय पदार्थ जैसे क्यूटिकल होता है वैसे ये भी वसीय पदार्थ ही होता है। और जिन कोशिकाओं में सुबेरिन या भित्ति पर सुबेरिन का जमाव हो गया, सुबेरिन के जमाव के कारण जो कोशिका है वो वायु और जल दोनों के लिए अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य हो जाती है। तो ये सुबेरिन ऐसा वसीय पदार्थ है जो किसी कोशिका या भित्ति में जम गया तो वो कोशिका या भित्ति पूरी तरह से वायु और जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। न तो हवा और पानी बाहर आएंगे, बाहर से अंदर जा पाएंगे, न अंदर से बाहर जा पाएंगे। तो इसका जो प्रमुख उदाहरण एग्जाम्पल देखें तो अपन कोरक पढ़ते हैं। कोरक कोशिका, जो कोरक कोशिका है वो पानी और हवा के लिए पूरी तरह से पारगम्य होती है क्योंकि उसमें सुबेरिन का जमा होता है। और जो रूट्स की अपन पढ़ेंगे नए एक लेसन में कि एंडोडर्मिस, रूट की जो एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती है उसमें भी सुबेरिन का जमा होता है जो भी पानी और हवा के लिए अपारगम्य हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं सेल्यूलोज का जमाव। सेल्यूलोज का स्थूलन। कहाँ पर सेल्यूलोज का स्थूलन होता है? तो सेल्यूलोज को हम पढ़ा कि ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है और ऐसा किस श्रृंखलाओं का बना हुआ है? ग्लूकोज की बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर, जैसे हमने कहा था कि ग्लूकोज की इस तरह के 3000 जब अणु मिलते हैं तो एक सेल्यूलोज का अणु बनता है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो ग्लूकोज के अणुओं के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है और उस बंध के द्वारा है वो ग्लूकोज के अणु जुड़ते जुड़ते सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है इसका स्थूलन? तो जितने भी मृदुतक कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं, विभिजोत की कोशिकाएं जिनमें विभाजन होता रहता है, विभिजोत की कोशिकाएं ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कपास के जो रेशे होते हैं वो पूरी तरह से लगभग सेल्यूलोज के बने होते हैं। कपास के रेशे 95% से ज़्यादा इनमें सेल्यूलोज होता है। तो मृदुतक की कोशिकाएं, विभिजोत की कोशिकाएं जिनमें विभाजन होता रहता है और कपास के रेशे जो वाइट कलर के सफ़ेद सफ़ेद रेशे होते हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। कुछ अपन जैसे ग्वारपाठे में भिंडी में देखते हैं तो कुछ कोशिकाओं में, कुछ सेल में सेल्यूलोज का विघटन हो जाता है। विघटन होने से क्या बनता है? लस-लसा पदार्थ बनता है। लस-लसा पदार्थ बनता है। पदार्थ बनता है जिसे श्लेष्मा या म्यूसिलेज कहते हैं। म्यूसिलेज कहते हैं। ये म्यूसिलेज क्या करता है? म्यूसिलेज है वो पानी के लिए रिजर्वायर की तरह काम करता है या पानी को संग्रह करने के लिए कार्य करता है, पानी को वाष्पोत्सर्जित नहीं होने देता है। तो जैसे ये एक तो हमारा जो ग्वारपाठा होता है एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर है, भिंडी है या ये इसबगोल है। तो इनमें इसके अलावा जैसे गुड़हल है, गुड़हल, तो एलोवेरा में, भिंडी में इसबगोल और गुड़हल, इनको अपन देखें
तो भिंडी को भी अगर अपन तोड़ें तो उसमें लसलसा पदार्थ निकलता है। इसी तरह से एलोवेरा को भी देखें तो लसलसा पदार्थ, इसबगोल और गुड़हल में भी लसलसा पदार्थ निकलता है। तो ये जो उनमें जो पानी होता है उस पानी को अनावश्यक रूप से वाष्पन नहीं हो उसके लिए क्या होता है, सेलुलोज है विघटित होकर लसलसे पदार्थ श्लेष्मा या म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कारण से ये जो पादप है ये पानी को यानी कम मात्रा पानी में भी अपने आप को जीवित रख लेते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं खनिज पदार्थों का स्थूलन। नंबर खनिज पदार्थों का स्थूलन। कोशिका भित्ति में हम देखते हैं कि बहुत सारे खनिज पदार्थों का भी स्थूलन पाया जाता है। तो खनिज पदार्थों के जो जमाव है, खनिज पदार्थों के जमाव को हम कहते हैं खनिजीभवन। खनिजीभवन या खनिजों कहते हैं मिनरल, तो मिनरलाइजेशन बोलते हैं इसको। अब जैसे इसमें कौन कौन से, जैसे सिलिका है, सिलिका का जमाव हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो सकता है, या कैल्शियम जो ऑक्जेलेट है उसका जमाव हो जाता है, आदि का निक्षेपण पाया जाता है। जैसे घास की पत्तियां हैं, घास की पत्तियां जो ग्रेमिनिकुल में जो घास होती है, घास की पत्तियां, एक टेरिडोफाइट प्लांट है इक्विसिटम, इक्विसिटम के तने में, और डाइटम से जो एक उसके यूक्रिड से एक शैवाल होता है समुद्रों में पाया जाता है, डाइटम की सेल वॉल में सिलिका का जमाव होता है, सिलिका का जमाव होता है। घास की पत्तियां इक्विसिटम हो या डाइटम्स की जो सेल वॉल हो उसमें सिलिका का जमाव पाया जाता है। जो ककड़ीकुल है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, यह एक कुल है मोरेसी, एक कुल है अर्टिकेसी, और एक है एक्केंथेसी। कुकुरबिटेसी, मोरेसी, अर्टिकेसी, एक्केंथेसी, इनमें कैल्शियम इसकी कोशिका भित्ति पर कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्जेलेट का निक्षेपण पाया जाता है। तो इनसे कोशिका भित्ति को काफ़ी, ये इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये कोशिका भित्ति को दृढ़ता मजबूती प्रदान करते हैं। तो जो अगर ये खनिज जम जाते हैं तो कोशिका भित्ति मजबूत हो जाती है, दृढ़ता उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज हमने कोशिका भित्ति पर विभिन्न पदार्थों का स्थूलन पढ़ा है, जिसमें हमने लिग्निन का, सुबेरिन का, सेलुलोज का, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का हमने स्थूलन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अपना एक टॉपिक रहेगा गरत के बारे में, और सेल वॉल के कार्य देखेंगे। जय हिंद।